पोटेशियम, है ना, तमाम तरह की ये चीज़ें। तो अभी ये कह रहे हैं कि एक वो चीज़ है जिसको हम जड़ परमाणु के रूप में पहचान रहे हैं, एक दूसरी एंटिटी एग्जिस्टेंस में और है जिसको हम चैतन्य इकाई के रूप में पहचान रहे हैं। ये चैतन्य इकाई नाम की एक चीज और एग्जिस्ट कर रही है, जिसका होना, जिस तरह से ये परमाणु किसने बनाए, नेचर में है ना, ये सारे परमाणु नेचर में है, नेचर में बने हैं, वो एक कहानी हुई अभी के लिए। उसी तरह से जिस तरह से नेचर में जड़ परमाणु एग्जिस्ट करता है, उसी तरह नेचर में एक चैतन्य इकाई भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम जीवन के रूप में पहचान रहे हैं। ये जीवन में अपने आप में एक सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म का मतलब है जैसे परमाणुविक साइज की बात करें, मोटे रूप में बात करें तो एक परमाणु का साइज कितना होता होगा, एक परमाणु कितना बड़ा होता होगा। एक लेमैन को बताना होगा कि परमाणु कितना बड़ा होता है तो कैसे बताएंगे, है ना। तो आंख से नहीं देख सकते, ऐसी भाषा यूज कर सकते हैं। या थोड़ा साइज बताना हो तो एक बूंद का 1,00,000वां हिस्सा या 10,00,000वां हिस्सा, है ना, कितना बोलेंगे, है कितना बोलेंगे, है 10⁻23, 1/10⁻23। अब ये तो हमको समझ में आता नहीं, हमको तो बूंद समझ में आती है, पानी की बूंद समझ में आती। तो पानी की बूंद से कितना छोटा, तो 1,00,000, 10,00,000 वहाँ हिस्सा जो भी हो, इतनी कोई छोटी चीज। उस रूप में जीवन भी एक कोई एंटिटी है ना, जो बहुत एक सूक्ष्म इकाई है, जिसमें ये सोचने समझने, जिसमें जिसमें आशा विचार इच्छा के रूप में, सोचने समझने की ताकत के रूप में अक्षय, जो अक्षय बल शक्ति से संपन्न है, जिसमें सोचने समझने की असीम ताकत है, जिसकी चाहत निरंतर सुख है, जो कि समाधान से सुखी होता है। मानव में जब बात करेंगे, जो कि अंततः समाधान से सुखी होता है, ऐसी कोई एंटिटी एग्जिस्टेंस में है। धीरे धीरे इसकी बहुत गहराई में जाएंगे, अभी केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और जब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो अभी ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम व्यवहार में जांच पाते हैं। अभी जो कुछ रख रहा हूँ उसको सूचना के रूप में बनाए रखें, और धीरे धीरे हम उस पर और गहराई में जाएंगे। तो जिस तरह से, ताकि अभी हमारी ये क्लैरिटी बन जाए कि जब मैं आगे जीवन के बारे में बोलूँगा तो उसके एक इमेजिनेशन आपके साथ चलती रहे कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अब हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि शरीर माँ बाप से मिल के बना है। शरीर मेल है या फीमेल है, ये कोशिकाओं से मिलके बना है ना। केमिकल, दो केमिकल से मिलके, है ना, माँ बाप से जो केमिकल उपलब्ध हो गया उससे मिलके, कोशिकाओं से मिलके शरीर बना है। लेकिन शरीर को जो चलाने वाली चीज है, जो मैं हूँ, आप हैं, ये माँ बाप से नहीं बना है। ये जीवन रूपी एंटिटी, ये एग्जिस्टेंशियल है। और जिस समय गर्भ में कल ये चर्चा हुई थी कि बच्चा लगभग 4.5 महीने का होता है, कम ज़्यादा, उस समय ये जीवन रूपी एंटिटी उसको चलाना शुरू करता है। तो ऐसा समझें कि जैसे ये शरीर है, ये ब्रेन है, और ये जीवन है, मैं हूं। तो अब ये समझते हैं कि अब जब जीवन बोल रहे हैं तो मन, वृत्ति, चित्त, ये सब इधर वाली चीजें हैं।
तो ब्रेन मतलब, अब दिमाग शब्द हमारा बड़ा कंफ्यूजिंग है। दिमाग शब्द को हम ब्रेन के लिए भी यूज कर देते हैं, दिमाग शब्द को हम मन की तरफ भी यूज कर देते हैं, है ना। लेकिन ये बहुत क्लैरिटी है कि ब्रेन मतलब कोशिका, ब्रेन मतलब शरीर का हिस्सा है। ब्रेन मतलब सेल से बनी हुई चीज है। और मन जो है वो कोशिकाओं से बनी हुई चीज नहीं है, है ना, वो अलग है। जो अभी कहा, सूक्ष्म है, जीवन में निरंतर सुख की चाहत है, जीवन समाधान से सुखी होता है, ज्ञान से सुखी होता है ना। और उसमें अक्षय सोचने समझने की असीम ताकत है। अब दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए कि ब्रेन, मन, इनका आपस में कैसा कनेक्शन है। देखिए, मैं अक्सर दो एग्जाम्पल लेता हूँ तो उससे अच्छी क्लैरिटी बन जाती है। एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि किसी ने, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकल, कि मच्छर काटा। दूसरा एग्जाम्पल किसी ने अपशब्द कहा। एक फिजिकल एग्जाम्पल हो गया और एक किसी ने अपमान किया, गाली दिया। तो जैसे मच्छर काटा, तो मच्छर काटने का पता हमको कैसे चलता है? स्पर्श। तो बेसिकली मच्छर काटने का पता चलता है कि जो स्पर्श से हमारा ब्रेन को सूचना गई, तो एक तरीका ये हो सकता है कि भाई ब्रेन ही शरीर को चलाता है और ब्रेन ही एक्शन लेता है। दूसरा ये हो सकता है कि ब्रेन से वो सूचना जीवन में गई और जीवन जैसा मानता है उसके अनुसार जीवन ने ब्रेन को एक्शन दिया और ब्रेन से वो एक्शन ट्रांसलेट हुआ शरीर पे। ये दो कड़ियां हो सकती हैं। तो मच्छर मारने का एग्जाम्पल लें तो दो एग्जाम्पल अब इसमें आगे कर सकते हैं कि पहली बार जिसको मच्छर काटा वो पक्का जैन था। पक्का जैन नहीं होगा तो क्या करेगा? है, मारने की कोशिश करेगा। तो आपका तो जैनियों से कोई संपर्क है नहीं, इसका मतलब आप जैनी हो। अच्छा, तो आप नास्तिक हो गए हो मतलब। तो पक्का जैनी होगा और सॉफ्टवेयर ठीक से लोड हुआ है तो अहिंसा परमो धर्म, मार डाले। अच्छा जो, अच्छा, मैंने उल्टा सुना। तो जैन है तो मच्छर नहीं मारेगा और नींद में भी काटेगा तो सॉफ्टवेयर काम करेगा कि नहीं करेगा? कि नींद में मार देगा और बाकी समय नहीं मारेगा? क्या होता है? नहीं मारेगा ना। तो यदि सॉफ्टवेयर ठीक से लोड हो गया है, जैन सॉफ्टवेयर लोड हो गया, तो फिर दिन में भी नहीं मारेगा, रात में भी नहीं मारेगा। तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर लोडिंग कहाँ पे? एक व्यक्ति एक ही शरीर यात्रा में जैन हो सकता है, उसी शरीर यात्रा में वो बौद्ध भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। मैं एक ऐसे बढ़िया आदमी से मिला जिसने थियरीज किताबों से नहीं पढ़ी, उसको जिंदगी में जी के देखा। वो एक ही शरीर यात्रा में सरदार रहा, हो गया। फिर वो एक साउथ इंडियन कोई सन्यास परंपरा में कुछ साल रहा। फिर उसने क्रिश्चियन होके देखा मतलब पढ़ा नहीं, जिया, है ना। तो बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। जब वो हम मुझको मिले तब वो हापुड़ में एक शिविर चल रहा था दिल्ली में, तो किसी एक शिविर में किसी के थ्रू आए और उस समय उनकी एज करीब 85 साल होगी, 80 के ऊपर होंगे। तो उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। है 70 साल था। अच्छा, तो आप थे उस शिविर में? अच्छा, गुड। तो करीब 70 साल उनकी एज रही होगी। उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो एयरफोर्स में पायलट थे और जो कार्गो होता है सामान ढोने वाला, वो वाली फ्लाइट वो उड़ाते थे।
तो किसी एक समय में जब वो फ्लाइट लेके जा रहे थे तो प्लेन में कुछ गड़बड़ हुआ और ये हुआ कि अब फ्लाइट क्रैश करेगी और सामने एक बड़ा पहाड़ था और सीधा जाके पहाड़ को हेड ऑन करेगी। जो फाइटर रहता है उसमें सीट इजेक्ट करने का सिस्टम होता है। कोई खतरे के समय में वो सीट निकाल देता है तो सीट निकल के अलग चली जाती है और उसका पैराशूट खुल जाता है और फ्लाइट क्रैश, प्लेन को क्रैश होना है तो प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन जो कार्गो है उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, तो फ्लाइट से तो निकल नहीं सकते आप, तो आपका मरना पक्का। तो कुल मिला के मौत सामने है और फ्लाइट उसका जो प्लेन है वो फ्लाइट से पहाड़ से टकराने जा रहा है। सामने बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है तो आंख बंद कर लेता है और जो करना है उसको करना है। उसके बाद और कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है तो जिंदा है। तो देखता है कि प्लेन किसी बड़े तालाब में है। तो वो प्लेन उस पहाड़ के ऊपर उठ गया और पहाड़ के उस तरफ कोई बहुत बड़ा तालाब था, काफी बड़ी झील होगी, और जाके उस झील में गिर गया। तो टेक्निकली उसके अनुसार उस समय में उस प्लेन के ऊपर उठने का कोई कारण ही नहीं था उनके अनुसार, और बचने की कोई संभावना ही नहीं थी उनके अनुसार। लेकिन बोले मैं बच गया। बच गया तो बोले मेरा दिमाग घूमा। उसके बाद ये लगा कि यार जीने का कुछ और पर्पस है। वहां से उसने फौज से रिजाइन किया और जिंदगी की तलाश में निकल गया। तो फिर उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने सिखिज्म को पढ़ा, फिर क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, फिर जब वो उस समय वहां पे आए थे तो वो किसी सन्यास परंपरा में थे। तो यदि हम तो किताबें पढ़ के ही देखते हैं ना, अधिकांश लोग जब जिंदगी की तलाश में निकलते हैं तो किताबें पढ़ते हैं। इसकी किताब 2 साल 4 साल पढ़ी, उसको सुना, फिर कोई दूसरे का प्रवचन सुन लिया, उसमें से जो काम की बात है वो सोच लिया। लेकिन जीवन शैली के रूप में जीना और एक ही शरीर यात्रा में 4-5 चीज़ों को जी लेना 4-4 साल के लिए, 3-3 साल के लिए, ये मैं इस तरह के ज़्यादा लोगों से नहीं मिला। हमने भी ऐसा बहुत कुछ किया है, लेकिन किया उतना ही है कि किताबें पढ़ी, सुना और सोचा। हमने जीवन शैली के रूप में जी के देखा, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही शरीर यात्रा में आदमी नास्तिक हो सकता है, आस्तिक हो सकता है, मांसाहारी हो सकता है, वही व्यक्ति बदल के शाकाहारी हो सकता है, वापस वो मांसाहारी हो सकता है, वो जैन हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है, वो सन्यास से गृहस्थ हो सकता है, गृहस्थ से वापस कुछ और दूसरे धर्म में जा सकता है। ये हम लगातार करते आए हैं कि नहीं, एक ही शरीर यात्रा में ना। इसका मतलब है जो कुछ भी मैं, जिस भी परंपरा को मैं मानता हूं, उसका सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिया है। इतना ही तो हुआ है। मैं खुद को जैन मानता हूं कि बौद्ध मानता हूं कि ब्राह्मण मानता हूं कि कुछ और मानता हूं, फिर नर्स ने बदल दिया होता तो आप क्या करते? नर्स ने क्षत्रिय वाले को पटेल का दे दिया, पटेल को क्षत्रिय का दे दिया, तो क्षत्रिय पटेल क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय पटेल हो गया। तो सारा मानने का खेल है। अब ये समझ में आया कि मैं मान्यताएं बदल सकता हूं, तो मान्यताएं फिर कोशिका में हैं कि मान्यताएं फिर कहीं और हैं? यदि केवल ब्रेन शरीर को चलाता है मेडिकल साइंस की तरफ से, इसका मतलब कोशिकाओं में कोई चीज रहती है जो जैन हो जाती है। लॉजिक ऐसा बोलेगा ना। तो कोशिकाएं जैन हुई या उसका बिलीफ सिस्टम है कोई जो जैन होता है या बौद्ध होता है या सन्यासी होता है या गृहस्थ होता है। तो एक ये समझ में आया यहाँ पे, इसका मतलब है कि यदि ये पक्का जैनी है तो ये मामला केवल कोशिकाओं का नहीं है, तो केवल ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। तो जैन तो कोई मान्यता है, कोई बिलीफ सिस्टम है, तो उसके अंदर
जीवन में कोई मेमोरी है, जीवन में कोई मानने की क्रिया है, उस मानने की क्रिया के आधार पे वो रिस्पॉन्ड करता है और वो कहता है कि उड़ा दो, ताकि आगे भी उड़ता रहे। ये जैन ने रिस्पॉन्ड किया। दूसरी बार में मच्छर की बदकिस्मती, उसने जिसको काटा वो सरदार था। अब क्या होगा? अब तो एक्शन एकदम फास्ट है, उड़ा दो, और ये उसकी अंतिम उड़ान थी। बोलते बोलते बहुत एक अच्छा सीक्वेंस याद आ रहा था। तो इससे ये पता चला कि अब ये समझ सकते हैं कि जैसे दोस्त ने गाली दिया वही गाली, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं होता है। और दूसरा आंख भी उठा के देख ले तो, है ना, तो आर पार हो सकती है। इधर नहीं होता है। नॉर्थ में तो ऐसी कहानियां हैं कि आपको देख के मैंने मूंछ पे ताव दे दिया, बस इतने में आर पार हो गई। मतलब आपको देख के मूंछ पे ताव देने का मतलब है आपको ललकार दिया। तो इसका अर्थ है कि इसका मतलब है कि मैं गाली से प्रभावित होता हूं कि उसकी इंटेंशन से प्रभावित होता हूं। इंटेंशन को मैं देखता हूं कि केवल समझता हूं? इंटेंशन तो दिखाई देती नहीं है। तो इसका मतलब है चाहे गाली का मामला हो, अपमान का मामला हो, चाहे मच्छर काटने का मामला हो, हर मामले में मेरा एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। और अपमान से भी सारे लोग एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे। एक ही माँ के दो बच्चे एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, एक व्यक्ति सारी जिंदगी में एक ही तरह से रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। यदि केवल कोशिकाएं ब्रेन को चलाती तो ये इतना सारा बिलीफ सिस्टम, हाँ मैं जो कह रहा था कि अच्छी बात बोलते बोलते ध्यान में आ रही थी। देखो ये कितनी, थोड़ी सी लॉजिकली सोचते हैं तो हमको कितनी विंडो खुलती है। आज भी सबसे ज्यादा आदमी को प्रभावित करने वाली चीज क्या है? क्या चीज है जो सबसे अधिक प्रभावित करता है आदमी को? कोई विचार। ये विचार है जिसने देशों में क्रांतियां करवा दी, हजारों लोगों को लड़वा दिया, है ना। अच्छाई दिशा सही रही हो गलत रही हो। यदि मानव केवल ब्रेन होता, यदि मानव केवल ब्रेन होता, ब्रेन मतलब केवल कोशिकाएं हैं, तो सास बहू का इंजेक्शन अलग होता, देरानी जेठानी का इंजेक्शन अलग होता लड़ने का, विश्वास में कमी का इंजेक्शन। यदि ब्रेन है तो फिर केमिकल से प्रभावित होना चाहिए ना। यदि ब्रेन है, ब्रेन है मतलब सेल है, सेल है मतलब, है ना, एटम्स हैं, कुल मिला के लिक्विड है, फ्लूइड है ना। हम भी बोलते हैं कि केमिकल लोचा है। तो यदि मानव केवल ब्रेन से संचालित होता, तो यदि ब्रेन का मतलब केवल कोशिकाएं हैं, केवल केमिकल है, तो केमिकल को केमिकल प्रभावित करेगा कि केमिकल को विचार प्रभावित कर देगा? यदि मानव केवल ब्रेन से संचालित होता और ब्रेन ब्रेन एक फ्लूइड है, ब्रेन एक केमिकल है, तो सास बहू की लड़ाई ना हो उसका कोई इंजेक्शन होता, स्वयं में विश्वास में कमी का एक अलग इंजेक्शन होता, है ना। तो दुनिया में सारे आदमी के सारे इलाज के लिए, मानसिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके इलाज के लिए कोई कोई केमिकल होता, कोई इंजेक्शन होता। जबकि आज भी मानव यदि सबसे, आज ने इतिहास से लेके आज तक और आज से लेके आगे तक, मानव यदि किसी चीज से सबसे अधिक प्रभावित है तो विचार है। क्या गजब है,
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है और वो आधा घंटे बाद नक्सली हो जाता है। एक व्यक्ति 1 घंटे किसी से बात करता है, वो स्लीपर सेल हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, वो सुसाइडल बॉम्ब हो जाता है। ये किस कोशिका ने तय किया कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा अपने हाथ से? किस कोशिका ने तय किया? निर्णय है ना, एकदम कोल्ड ब्लडेड निर्णय है। एक सुसाइडल बॉम्ब अपने हाथ से बटन दबाएगा, उसके बाद उसके शरीर के इतने टुकड़े होंगे, उसको मिलाने के बाद उसकी शक्ल नहीं मिलेगी, ये उसको पता है। यदि किसी व्यक्ति को बिल्कुल कोल्ड माइंड, कोल्ड ब्लडेड ये पता है कि मैं अपने शरीर को खत्म करने जा रहा हूं, तो कम से कम उसको भयभीत करके ये काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि शरीर को नष्ट तो अपने हाथ से ही करने वाला है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति सुसाइडल बम बनता है, नक्सली बनता है, स्लीपर सेल बनता है, तो उसमें बहुत बड़ी चीज केवल पैसा नहीं हो सकती, कोई और मोटिवेशन है। तो वहां भी कोई विचार ही है। तो यदि मानव के लिए कोई विचार इतनी पावरफुल चीज है, तो इस विचार को रिसीव करने वाला मानव में क्या चीज है, और इस विचार को डिलीवर करने वाली क्या चीज है? क्या ये कोई कोशिका है? क्या ये कोई सेल है? क्या ये कोई केमिकल है? क्या लगता है? कैसा लग रहा है लॉजिक? डॉक्टर से पूछ लेता। ये सोचने की बात है कि नहीं? तो इससे हमको भरोसा होता है कि इधर भी कोई सोचने वाली, कहने वाली, फील करने वाली चीज है जो केमिकल नहीं है, और उधर भी कोई सुनने वाली चीज है। इधर भी कोई कहने वाली चीज है, उधर भी कोई सुनने वाली चीज है। कहने का माध्यम शरीर है, सुनने का माध्यम शरीर है। शरीर कहने और सुनने का साधन है। कहने वाली और सुनने वाली चीज दोनों अलग है, वो शरीर नहीं है। कैसा ध्यान गया इस बात पे? इसलिए ये भी ध्यान में आता है कि मैं अपने आप में, अपने शरीर को, आंखें बंद कीजिए और आपको अपना पैर का अंगूठा फील होता है? पैर का अंगूठा, घुटना, राइट वाला कान, लेफ्ट वाला कान, अपना सर, नाक, पीठ। बिना हाथ लगाए शरीर का हर हिस्से को मैं महसूस कर पाता हूं। ये महसूस करने वाला कौन है? ये महसूस करने वाला कौन है? मैं मेल हूं या फीमेल हूं, ये किसको पता है? मेरा शरीर स्वस्थ है कि बीमार है, इसको महसूस करने वाला कौन है? और इस शरीर को पंखे से लटका देना है, ये निर्णय लेने वाला कौन है? ये ठीक? तो यदि मैं शरीर को महसूस कर सकता हूं बिना हाथ लगाए, और मैं ही सारे निर्णय लेता हूं अच्छे और बुरे, तो यदि मैं शरीर को महसूस कर सकता हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली स्वयं को फील नहीं कर सकता हूं कि मैं हूं? मैं हूं। अपने होने को मैं डायरेक्टली भी फील कर सकता हूं। जैसे मेरा ध्यान इस बात पे जाता है कि मैं हूं, उस समय में भार फील होता है कि भारहीनता फील होती है? यदि अपने को उधर ध्यान जाएगा तो पता चलेगा कि मैं भारहीन हूं, क्योंकि जैसे ही मैं स्वयं पे टिकता हूं कि मैं हूं, तो उन क्षणों में मैं भारहीनता को फील करता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली भारहीन हूं।
फिर जैसे ही मैं शरीर पे ध्यान लाता हूँ, शरीर को फील करता हूँ, तो बाहर फील होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक और बहुत बड़ा कोई ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान देना आदमी की ताकत है। जब भी कोई नहीं समझता है तो हम क्या बोलते हैं? जब भी कोई नहीं समझता है तो हम क्या बोलते हैं? ध्यान दो, ठीक से समझो। तो ध्यान देना आदमी की मौलिकता है, समझने के लिए ध्यान देना एक आवश्यकता है। जिस पे ध्यान देता हूं उसको फील कर लेता हूं, जिस पे ध्यान देता हूं उसको समझने लगता हूं। तो दोस्तों, चूंकि हमारा ध्यान जिंदा रहने के धरातल पर अभी भौतिक वस्तुओं में ही लगा हुआ है, इसलिए एक आदमी जिसको कपड़ा छूने से समझ में आता है, हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसने ध्यान दिया है। आपको डायमंड समझ में आता है, हमारे लिए वो पत्थर ही है ना। वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके देखते हैं, उनको कुछ समझ में आता है, हमको तो नहीं आता है। तो जिसने जिस पे ध्यान दिया है उसको वो चीज समझ में आई है। यदि ध्यान देने से बाकी चीजें समझ में आती हैं तो ध्यान देने से मेरा होना भी समझ में आता होगा। आवश्यकता इतनी ही है कि ये आवश्यकता बन जाए कि मैं खुद को समझना चाहता हूं। अपनी आवश्यकता बने कुछ नहीं होता है। पुरानी कहावतें हैं कि पशु को, बैल को पानी तक आप ले जा सकते हो, पिएगा नहीं पिएगा वो उसकी मौज है। किसी को जबरदस्ती शिविर में भी लाया जा सकता है, वो समझना चाहता है कि अभी उसकी जरूरत है कि नहीं है, ये उसी की स्थिति है। आवश्यकता के अनुसार उपलब्धि है। संसार में कुछ भी रुका हुआ नहीं है, जो जिसकी आवश्यकता है वो उसको उपलब्ध हो जाता है। आवश्यकता का मतलब है कि अब उसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। दूसरों से प्रभावित होकर मैं आवश्यकता, किसी चीज को आवश्यकता मान लूं तो मेरी आवश्यकता बनता नहीं है। जिसके बिना जिंदगी रुक जाए उसका नाम आवश्यकता है। जिसके बिना जिंदगी रुक जाए उसका नाम आवश्यकता है। जो जिसकी आवश्यकता बन गई वो उसको उपलब्ध हो जाएगा। तो जिंदगी को समझना, खुद को समझना मेरी आवश्यकता बन गई है, क्योंकि बाकी सारा सर्वे करके मैंने देख लिया है और सबका खालीपन मैंने देख लिया है ना। उसमें कुछ नहीं निकला है। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, जितनी वो समीक्षा कर पाता है कि सारा सर्वे करके देख लिया और चीजें खाली हैं, तब आदमी का ध्यान जाता है। ओरिजिनली एक बच्चा जब पैदा होता है वो पहले से ही जिंदगी को समझना चाहता है, वहां हमने उसको जिंदगी उपलब्ध नहीं कराई है। अब वो सारा संसार घूम के आएगा, जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो जिंदगी के पास नहीं आता है। ये दुर्घटना है। जिंदगी का 50 साल केवल सर्वे में लगा देना कि कहाँ सुख नहीं है। सर्वे का इतना ही मतलब है कि कहाँ सुख नहीं है। और जब हाथ पैर टूट के बराबर हो गया तब समझ में आया कि सुख कहाँ है, तब शरीर में ताकत कहाँ बची है कि उसके लिए और प्रयास कर सके। तो इस सारी चर्चा से हमारी ये क्लैरिटी बनी कि कि जीवन एक रियलिटी है। जिस तरह से परमाणु अस्तित्व में है, उस प्रकार से जीवन एक एंटिटी एग्जिस्टेंस में है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जो किसी भी शरीर को चलाता है। ठीक लग रहा है? बाय। ये शरीर है, ये शरीर है। देखिए सुंदर बात ये है, 2 मिनट और बात कर लें फिर ब्रेक करते हैं। जैसे हमारी ये क्लैरिटी है, कितने लोगों ने परमाणु पढ़ा था और याद थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि
परमाणु 6th क्लास में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो 6th 7th 8th में तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने परमाणु पढ़ा नहीं। तो कितने लोगों को परमाणु याद है कि हाँ हमने पढ़ा था, है ना, पढ़ा है। परमाणु में, कोई भी परमाणु में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सेंटर में होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स में होते हैं जो बाहर घूमते हैं। ये कितने लोगों को याद है? सबको याद है। ये जो पार्टिकल्स हैं, चाहे सेंटर में रहें चाहे ऑर्बिट में रहें, ये एक दूसरे को टच करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं? एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गया। फिर दो एटम मिलते हैं तो एक दूसरे को टच करते हैं। दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक दूसरे को टच करते हैं, है ना। कुछ भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, एक निश्चित दूरी से एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दोनों के बीच में गैप रहता ही है। तो इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर के पार्टिकल भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दो एटम भी टच नहीं करते हैं, दो मॉलिक्यूल भी टच नहीं करते हैं। कितने लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस याद है? हमने पढ़ा था स्कूल में, कॉलेज स्कूल के टाइम में, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल एक निश्चित दूरी में ही एक दूसरे को पहचानते हैं, उससे कम दूरी कर दिया जाए तो एक दूसरे के साथ संबंध को नहीं पहचानते हैं, दूरी को उससे ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो भी नहीं पहचानते। इसका मतलब है कि पूरी नेचर में एक दूसरे को पहचानने का, पूरी नेचर में एक दूसरे को पहचानने का एक नियम है कि एक निश्चित अच्छी दूरी में एक दूसरे को पहचानते हैं। ये बात ध्यान में आ रही? अभी के लिए इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोशिकाओं के बीच में भी स्पेस होता है ना। जैसे आपको, हमने कॉलेज में यह भी पढ़ा था स्कूल में कि डायमंड और कोयला एक ही चीज है। ध्यान है? डायमंड और कोयला दोनों कार्बन है, केवल फर्क इतना है कि उसके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डायमंड में अलग है, कोयले में अलग है, और कोयले की खदान में ही डायमंड पाया जाता है या और भी कहीं जगह पाया जाता होगा। तो बेसिकली डायमंड और कोयला एक ही चीज है। तो आप कोयला भी गले में डाल लोगे तो वो भी बेसिकली है तो कार्बन ही, पर आप समझते नहीं हो इसलिए आप डायमंड ही डालते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है या वो डायमंड जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि स्ट्रक्चरली यदि कंटेंट देखें तो कार्बन ही है, लेकिन उधर भी जो मॉलिक्यूल, जो उसके मॉलिक्यूल में गैप है और उनके अरेंजमेंट का तरीका है, तो केवल अरेंजमेंट का तरीका बदलता है। तो कहना इतना ही चाहता हूं कि मॉलिक्यूल के बीच में भी गैप होता है, इसलिए उनके अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह से कोशिकाओं के बीच में भी गैप होता है, तो जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में भी गैप होता है। तो अभी के लिए ये कह रहे हैं कि जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं उनके बीच में जो गैप है, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, थ्री डायमेंशनली, हॉरिजेंटली, वर्टिकली और वॉल्यूम वाइज, ये जीवन नाम की सूक्ष्म अति सूक्ष्म एंटिटी हॉरिजेंटली, वर्टिकली, थ्री डायमेंशनली उस स्पेस से गुजरता है। जैसे रात में एक जलती हुई रस्सी को ठूंठ उसका जला के ऐसे घुमाया जाए तो कैसा आकार बन जाएगा? राउंड, है ना। तो इसका मतलब है जब ये जीवन नाम की सूक्ष्म अति सूक्ष्म एंटिटी शरीर की कोशिकाओं के बीच के स्पेस से हॉरिजेंटली, वर्टिकली, थ्री डायमेंशनली शरीर से पूरा गुजरता है, तो शरीर के आकार का एक दूसरा आकार तैयार हो जाता है। तो इसका नाम है, इस काले वाले का नाम है स्थूल शरीर, क्योंकि ये कार्बनिक है। और इस रेड वाले का नाम है सूक्ष्म शरीर।
क्योंकि ये फिजिकल बॉडी नहीं है। तो इस तरह से जीवन और शरीर का साथ साथ होना, और बेसिकली ब्रेन के थ्रू ही ये जीवन और शरीर के साथ कम्युनिकेशन होता है ना। 2 लाइन और बोल दूं, अभी इसको यहीं रोक देता हूं, फिर ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। हमने साइंस में पढ़ा था कि ब्रेन के ऊपर न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, एंटीनाज रहते हैं, और वो फ्लूइड में रहता है। तो जब कर्म ज्ञानेंद्रियों से कोई सूचना आती है तो वो एक प्रकार से वाइब्रेट करता है, उसका वाइब्रेशन से वो लिक्विड में प्रभाव पड़ता है, और वहाँ जीवन उस सिग्नल को डिकोड करता है। जैसे कभी कभी मच्छर काटता है, तो अब हमारी मेमोरी में सेट हो गया है, तो मच्छर काटता है तो ये सेंसेशन आता है। फिर कभी कभी मच्छर काट रहा होता है बिना देखे भी, और इतनी खुशी मिलती है जैसे लक्ष्य मिल गया। लाश देख के भरोसा होता है कि काम पूरा हो गया है, जबकि आपने देखा ही नहीं, बिना देखे एकदम अर्जुन की आंख टाइप निशाना लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेंसेशन का मतलब है कि मच्छर है, ये रिकॉर्ड हो गया है, ये रिकॉर्डिंग जीवन में पहले से उपलब्ध है। तो आप उस सेंसेशन के होते ही पहचान लेते हो कि मच्छर काट रहा है, और इतना प्रिसाइज निशाना मारते हो कि बिना देखे भी आप लाश निकाल के ले आते हो। कैसे हो गया? क्योंकि जिस तरह से न्यूरॉन्स में एक प्रकार का वाइब्रेशन हुआ, जीवन में उसकी कोडिंग एक तरह से मेमोराइज हो गई। तो इस तरह से जितने भी सारे हमारे फिजिकल लेवल के एक्सपीरियंसेस हैं, हमने आज तक जो कुछ भी किया, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन की जितनी वैरायटी भोगी, और किसी दूसरे से प्यार पाया, सम्मान पाया, जो कुछ भी हुआ, हर एक का एक वाइब्रेशन एक तरह से रिकॉर्डेड है। शरीर स्वस्थ है, इसका भी एक स्वीकृति जीवन में उसी रूप में रिकॉर्डेड है। जब उससे भिन्न स्वीकृति आती है तो मैं कहता हूं आज ठीक नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि शरीर से जो भी सिग्नल गया वो न्यूरॉन्स के थ्रू एक प्रकार का डिकोडिंग कोडिंग हो गया। जब जीवन कोई अपने निर्णय देता है कि अब ऐसा करना है, तो वो भी एक प्रकार का कंपन है जिसको कि वो न्यूरॉन्स एक प्रकार से पहचानता है, और ब्रेन के थ्रू वो शरीर पे एग्जीक्यूट होता है। तो ब्रेन क्या चीज है? ब्रेन क्या चीज है? तो बॉडी और शरीर और जीवन के बीच, मेरे और शरीर के बीच, ये ब्रेन कोडिंग डिकोडिंग का काम कर रहा है। ब्रेन की सूचनाओं को शरीर पे ट्रांसलेट करना, शरीर की सूचनाओं को मुझ तक पहुंचाना, और ब्रेन की अपनी मेमोरी भी फिजिकल लेवल की होती है ना। लेकिन मैं यदि कुछ भी व्यक्त करता हूं तो ब्रेन के थ्रू व्यक्त करता हूं। यदि ब्रेन में लोचा हो गया तो मैं चीजों को व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे आदमी के साथ 2 घटनाएं हैं, या तो वो कोमा में जाता है या पागलपन में जाता है। सपोज कोमा में गया तो क्या प्रॉब्लम होगा? यदि कोमा में गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? बेसिकली वो कनेक्टिंग लिंक टूट गया है, तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप हाई करो, बाय करो, हंसो, मुस्कुराओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसका मतलब है कि यदि जीवन में उसको सिग्नल या तो मिल नहीं रहा है, या वो जो रिस्पॉन्ड करना चाहता है वो ब्रेन के थ्रू ही करेगा, और ब्रेन माल फंक्शनिंग है, ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। और ऐसे तमाम केसेस देखने को मिलते हैं कि 20 साल बाद आदमी कोमा से बाहर आ गया। अभी रिसेंटली एक केस कहीं मैं पढ़ रहा था, वो 20 साल के, अब तक मेरा ध्यान 20 साल तक था, वो 20 साल या 25 साल के ऊपर का केस है जो कोमा से बाहर आया। तो ब्रेन की वर्किंग, अब ब्रेन का एक्सीडेंट होता है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, खोपड़ी बंद कर देते हैं, वो अपने आप ही ठीक होता है। ब्रेन में ज़्यादा कुछ करने की अभी भी स्थितियाँ नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ, आदमी पागलपन हुआ तो क्या हुआ? आदमी पागल होता है तो कैसे होता है? ये ब्रेन पे अटैक है। बेसिकली आदमी पागल होता है तो किसी शॉक से होता है, या तो कोई धोखा मिला, या बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हुआ जिसको आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया,
तो जीवन में जो शॉक उसको लगा है उसकी वजह से ब्रेन भी प्रभावित होता है। ब्रेन का ठीक होना एक बायोलॉजिकल घटना है, जीवन का ठीक होना एक इमोशनल घटना है। इसलिए पुरानी फिल्मों में आपको याद होगा जब लोग पागल होते थे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। आजकल बोलते हैं प्यार दो, अपनापन दो। जितना वो प्यार और अपनेपन के वातावरण को पाएगा उतना वो जल्दी नॉर्मल होगा, जीवन उतना जल्दी नॉर्मल होगा। और ब्रेन को नॉर्मल होने के लिए जो भी उसका मेडिकेशन है, जो भी उसकी है ना, तो धीरे धीरे हमको ये कनेक्शन समझ में आएगा। अभी के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि बेसिकली शरीर माँ बाप से मिली हुई क्या चीज़ है, ये वाला शरीर, और जो एग्जिस्टेंस में है, नेचर में है, वो ये वाला शरीर। सारा संस्कार कहाँ पे है, इस जीवन में मेमोरी है, ब्रेन पे भी मेमोरी है। तो जीवन में जो कुछ है, वो जो भी पॉजिटिव है वो संस्कार के रूप में स्टोर्ड है। इसलिए हर जीवन जब एक गर्भ में आता है तो बिल्कुल खाली नहीं है, उसकी अपनी एक जर्नी के साथ है। उसकी अपनी जर्नी में जो उसके कंक्लूजन्स हैं, किसी समय तक जमाने से प्रभावित रहता है, किसी समय के बाद फिर अपने कंक्लूजन्स के साथ में जीने लगता है। तो जब तक इसको हम जितना गहरे से समझेंगे, क्लैरिटी के साथ में समझेंगे, उतना हमको ज़िंदगी खुल जाएगी। अभी ब्रेक का समय है इसलिए मैं रुकता हूँ, है ना। लौट के हम इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। चर्चा कर रहे थे उसको 2-4 मिनट और आगे बढ़ाते हैं और फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। तो अभी ये समझ में आया कि अभी इस बात का उत्तर हमको मिल गया कि कम से कम जिसको ये कहा जा रहा है कि मैं हूँ, मन है, तो वो है क्या चीज़। तो एक समझ में आया कि उस कुल मिला के वो भी एक एंटिटी है। देखिए, यदि थोड़ा सा और टेक्निकली देखेंगे तो जड़ संसार में यदि कोई एंटिटी है तो उसमें मास है, वेट है, वॉल्यूम है। ये ध्यान में आता है। यदि जड़ संसार में कोई एंटिटी है तो चलो बताओ, मास और वेट में क्या अंतर है? कौन बताएगा? मास और वेट में क्या अंतर है? हाँ, माइक। एक मिनट। अब तो मैं सोचता हूँ कि हमारी सभा काफ़ी मैच्योर हो गई है और अब हम कोई इस बात से डरे हुए नहीं हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अपने दिल की बात हम ज़्यादा खुल के कह सकते हैं। कितने लोगों को मास और वेट में अंतर पता नहीं है? ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है कि मात्रा और वजन, मात्रा और वजन। अच्छा, गुजराती में क्या बोलते हैं? है मास, वजन, जड़। अच्छा, जड़ यानी वजन, दड़, दड़ और वजन। मास को दड़ बोलते, मास को दड़ बोलते और वजन को वे वजन ही बोलते। ठीक है, तो भाषा की प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कम्युनिकेट हो गया कि हम मास और वेट। तो अब कितने लोगों को लगता है कि हमको मास और वेट में अंतर पता नहीं? हाथ उठाइए, संकोच ना करें, संकोच ना करें, नहीं तो मैं अभी पूछ लूँगा एक एक से जिनके हाथ नहीं उठे। उठाना है कि पूछूं? हाँ जी, कितने लोगों को पता है कि मास और वेट क्या होता है? हाथ उठाएं।
चलो बोलो। वेट जो होता है वो हर जगह मतलब चेंज होता रहता है। अगर हम अर्थ पे है तो हमारा वेट अगर जो यहाँ पे होगा वो अगर हम मून या स्पेस के हमारे अर्थ के बाहर जाए तो वो चेंज हो जाएगा। मास हर जगह सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देके बताओ। एग्जाम्पल मेरा वेट यहाँ पे अगर 45 या 50 होगा तो मून पे उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। मास अगर मेरा मास जो यहाँ पे होगा वही वहीं पे रहेगा। तो मास क्या होता है? डेफिनेशन नहीं पता। आगे माइक दो। देखो ये ऐसा शिविर है जिसमें साइंस, मैथ्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी सब एक साथ चलता है। हाँ। सर कोई भी पदार्थ है उसमें जो द्रव्य का जत्था है वो मास है। हाय हाय, गुड, तालियां। और वेट? वेट द्रव्य का जत्था और वो जिस जगह पे है उसका गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का गुणोत्तर वो वेट है। वेट पृथ्वी पर भी कोई जगह अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ध्रुव प्रदेश है वहाँ वेट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, इसीलिए। तुमने कहाँ पढ़ा ये? क्लास में। क्लास में? ये सब कोई क्लास नहीं गए। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा और इजी करके कौन समझा सकता है? सबको समझ में आ जाए भाई, ये तो जरूरी है ना। तो सबको समझाओ, माइक दो। हेलो। सबको समझ में आ जाए, है ना। ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाओ। खड़े होकर सामने आ जाओ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताओ कि दो सबको समझ में आ जाए। हाँ। एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, तो उसमें पानी कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं, वो है मास। यही मतलब मास मीन्स कोई भी पदार्थ में द्रव्य का जितना जत्था होता है, द्रव्य जितना होता है वो मास के। द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं है, द्रव्यमान। हेलो। और वेट? वेट सब जगह चेंज होता है। वेट मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है और जितना मास के दोनों का गुणाकार हम करते हैं वो वेट है। जो अंक मिलता है वो वेट है। हाँ जी, माइक। बैठो बैठो, बहुत बढ़िया, शानदार। હું ગુજરાતીમાં બોલું અને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે વજન અને દળ બધા ભણ્યા જ છે, ગુજરાતી મીડિયમમાં તો આ જ લેંગ્વેજ વપરાય છે. હવે 1 કિલો રૂ કોટન અને 1 કિલો લોખંડ, બરાબર? તો 1 કિલો રૂ હોય તો એની ક્વોન્ટિટી કેટલી થાય અને 1 કિલો લોખંડ હોય તો એની ક્વોન્ટિટી કેટલી થાય? 1 કિલોનું બાટ આવડું જ હોય અને 1 કિલો રૂનો જથ્થો, વજન કિલો થાય છે પણ જથ્થો વધારે થાય છે. આ એનું સિમ્પલેસ્ટ મારા ખ્યાલથી છે કે એનો જે જથ્થો થાય છે એ દળ છે, એની અંદર જે છે, અને વજન એટલે એનું જે વેઇટ છે, વજન. बढ़िया। तो देखिए ये क्लैरिटी हमारी बन गई कि मास का मतलब है, मास का मतलब है कि इस पेन में जितना अणु परमाणु है, ये पेन क्या चीज़ से मिलके बना है? अणु परमाणु से मिलके बना है। तो इस पेन में जितना अणु परमाणु है इसका नाम मास है, ठीक। ये पेन को छोड़ देता हूं तो ये नीचे की तरफ भागता है। ये नीचे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि धरती का प्रभाव, धरती है ना, धरती और इसके बीच में प्रभाव काम करता है। तो जितने बल से, जितने फोर्स से कोई भी चीज जमीन की तरफ जाना चाहती है उसके बीच में हम तराजू डाल देते हैं।
क्या करते हैं, इसको तराजू के ऊपर रख देते हैं। जब तराजू के ऊपर रख देते हैं तो क्या होता है, जितने बल से, जितने फोर्स से ये नीचे जा रहा था वो तराजू पे लग जाता है, उसको हम किलो के रूप में नापते हैं। तो जब हम किलो बोलते हैं तो वो फोर्स है, लेकिन जब इसमें मास बोलेंगे तो इसमें जितने एटम मॉलिक्यूल हैं वो मास है। इसी को चांद पे ले जाएंगे तो जो धरती पे वजन 60 किलो है वो वहाँ पे 10 किलो रह जाता है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ ये फोर्स कम है। तो इसका मतलब है कि मास तो वही रहता है, लेकिन किसी भी धरती के वातावरण में जो फोर्स उपलब्ध है उसकी वजह से वज़न बदल जाता है। तो मास फिर एक वॉल्यूम है, जो इन्होंने कहा वो वॉल्यूम से ज़्यादा कनेक्टेड है कि 1 किलो लोहा इतना सा है, 1 किलो रुई इतना बड़ा है। तो कोई चीज़ जितना स्थान घेरता है उसको वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो 3 चीज़ें हो गई। जड़ में देखेंगे, किसी भी जड़ चीज़ में देखेंगे तो 3 चीज़ें हो गई। उसका एक वॉल्यूम है, वो कितनी जगह घेरता है, ठीक। दूसरा उसका एक मास है, उसमें एटम मॉलिक्यूल कितना है, उसकी एक मात्रा है। तीसरा उसका एक वज़न है ना। तो 3 चीज़ों को, कोई भी फिजिकल चीज़ होगी तो उसमें 3 वेरिएशन हमको मिलेंगे। जब जीवन की बात कर रहे हैं, अब ये समझ में आ गया कि वो एंटिटी तो है, इसका मतलब मास तो है, उसमें कोई मास है, लेकिन उसमें कोई वज़न नहीं है, अभी ऐसा बोल रहे हैं। और फाइन डिटेल में जाएंगे तो वज़न क्यों नहीं है और कैसे ख़त्म हो जाता है इसकी चर्चा आगे करेंगे, मैं अभी उसको नहीं खोल रहा हूँ। लेकिन अभी इतनी क्लैरिटी बन गई कि जब हम जड़ एटम की, जब हम जड़ संसार की बात कर रहे हैं तो उसमें मास है, वेट है, वॉल्यूम है। जब हम चैतन्य इकाई की बात कर रहे हैं वहाँ भी मास भी है, वॉल्यूम भी है, वेट नहीं है। मुझ में वेट नहीं है, मैं वेटलेस एंटिटी हूँ। वेटलेस एंटिटी हूँ इसलिए भी वो जो निरंतरता है, जो अक्षय बल शक्ति है, उसका एक्सप्रेशन उस रूप में दिखाई देता है। कोई भी सीमित चीज़ का एक्सप्रेशन अक्षयता के रूप में नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इसको कंसिडरेशन में बनाए रखिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी सूचनाएं ऐसी आई हैं जिसको हम वेरीफाई भी कर पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ सूचनाएं ऐसी आएंगी जिनको हम तुरंत वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन मानने की भी आवश्यकता नहीं है। उसको एक यूसी फाइल खोल दीजिए, अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। धीरे धीरे हम उसको जांचेंगे, और कोई सूचना है तो शब्दों के माध्यम से ही आएगी, शब्दों की अपनी सीमा है। तो धीरे धीरे वो सूचना हमारे पास कंप्लीट होगी, तब हम उसको ठीक से एनालाइज कर पाएंगे। अभी के लिए आपसे निवेदन यह है कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है केवल उसको अपने पास रखते जाएं और लॉजिकली उसको धीरे धीरे जांच के देखेंगे। फिर पूरी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए तो उसको प्रोसेस करके और बेहतर तरीके से देखेंगे। लेकिन मिनिमम हम ये कहते हैं कि कोई बात कम से कम हमको लॉजिकली एक्सेप्ट हो रही है ना। यदि उसको हाइपोथेसिस मान के भी चला जाए, एक अवधारणा मान के भी चला जाए, धीरे धीरे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम अप्रोच करेंगे उस रियलिटी को समझने के लिए। देखिए, आज तक जब हम आत्मा बोलते आए हैं तो आत्मा हमको पकड़ में नहीं आया कि ये होता क्या चीज़ है। आत्मा जैसे पेन बोलने से एक चीज़ है, माइक बोलने से एक चीज़ है, कान बोलने से एक चीज़ है, शर्ट बोलने से एक चीज़ है, पेन बोलने से एक चीज़ है, हार्ट बोलने से एक चीज़ है, किडनी बोलने से एक चीज़ है। आत्मा बोलने से क्या चीज़ है, चीज़ समझ में नहीं आती। किस रियलिटी की बात कर रहे हो, कहाँ है वो। तो जब हमारा उस एंटिटी को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं बनता है तो जीने में भी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है। हमारी मान्यताओं में कुछ अच्छा आ जाता है, उसका कोई प्रभाव हो सकता है, लेकिन आर पार हम किसी चीज़ को जाने तो कम से कम सूचना कंप्लीट हो, तो धीरे धीरे हम प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए ये चर्चा किया तो ये पता चल गया कि जीवन नाम की एंटिटी जिस शरीर को चलाता है उस शरीर के स्वरूप में होता है, इसलिए उसके स्वरूप को पुंजाकार स्वरूप बोलते हैं। तो एक बात समझ में आ गया, ये शरीर काला वाला शरीर ये माँ बाप से उपलब्ध हुआ, ठीक है। लगभग 4.5 महीने तक वो शरीर केवल शरीर रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, माँ के प्रभाव में रहता है। कोई जीवन नाम की एंटिटी उस शरीर को चलाना स्वीकार करता है, चलाना शुरू करता है, उसी क्षण से
शरीर में हाथ पैर का मूवमेंट दिखाई देता है जिसको माँ फिजिकली पहचानती है। जिस क्षण से जीवन किसी शरीर को चलाना शुरू करता है उसी क्षण से गर्भ में हाथ पैर चलने की घटना, मूवमेंट शुरू होता है। उसके पहले तक मूवमेंट नहीं है क्योंकि गाड़ी को चलाने वाला ही उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 4.5 महीने के बाद अबॉर्शन होता है तो बच्चा है, 4.5 महीने के पहले अबॉर्शन होता है तो उसको फिटस हम बोल रहे हैं। तो अब ये हमारी क्लैरिटी बनी है ना। देखो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे की चाल कैसी है और बड़े आदमी की चाल कैसी है। छोटा बच्चा कैसे चलता है? छोटा बच्चा कैसे चलता है? वो जमीन पे चलता है कि फुदकता फुदकता चलता है ना? है ना, ऐसे कूदता कूदता चलता है। और हम बड़े लोग सीधे सीधे चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एनर्जी ज़्यादा रहती है। ये एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है? माइक है। वो जब माँ के पेट में होता है तो कोई जमीन जैसा कुछ नहीं होता है। अरे माँ के पेट की बात थोड़ी करूँ, बाहर आने की बात करूँ। नहीं तो वो तो हाथ पैर का मूवमेंट तो पेट में होता है। हाँ बट कोई स्टेबल धरती जैसा कुछ नहीं होता नहीं है। वो तो तो मैं बाहर आने की बात कर रहा हूँ। बच्चे का मूवमेंट बाहर आने के बाद हाँ बट जब तो वो चलना उसका- शुरू कर देता है जमीन पे, तो बच्चे को मूवमेंट हम देखते हैं तो वो फुदकते हुए चलते हैं, है ना। हाँ बड़ों का मूवमेंट देखते हैं थोड़ा स्टेबल सा रहता है। हाँ उसी की बात कर रही हूँ। तो वो मेंटालिटी अब मतलब वो अभी बाहर आया बट उसका दिमाग अभी भी शायद अंदर है, तो मे बी वो अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है स्वीकार करने में। नहीं ऐसा थोड़ी है भाई। बच्चे की उस चाल में आपको खुशी दिखाई दे रही है कि आपको उस चाल में वो चल नहीं पा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है? वो तो खुशी दिखाई दे रही है ना। बच्चे की उस चाल में खुशी है, उत्सव है ना। और क्या बोलो, गुजराती में क्या बोले? है आनंद है और जो आपको बोलना। तो ऐसा नहीं कि उसको चलना नहीं आ रहा है ना। वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो खुशी में ऐसा करता है। उसी को जब थप्पड़ पड़ जाता है तब ऐसा नहीं चलता है, तो ऐसे चलता है ना। जब वो अपनी खुशी में रहता है तब ऐसा उड़ते उड़ते चलता है। और अधिकांश बच्चे ऐसे ही चलते हैं। क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों है? तो ये क्लैरिटी बनी कि ये जो जीवन है, ये जो मैं हूं, फाइनली इसको 1 मिनट के लिए इस डिस्कशन को सस्पेंड करता हूं। से फॉर एग्जाम्पल 80 साल के 70 साल के आदमी का शरीर छूट गया, शरीर मर गया। तो कौन सा शरीर मर गया? ये मर गया। इसका क्या होगा? अब ये तो मरता नहीं, ना ये जिंदा होता ना ये मरता, ये तो बना ही रहता है। तो ये तो है ही है। तो जिस आकार में उस 70 साल के शरीर को अभी 70 साल का शरीर कितना लंबा है? ये 5 से 6 फुट का है। तो ये 6 फुट का शरीर चलाता है, ठीक, 5 से 6 फुट का शरीर चलाता है, 80 से 70 से 100 किलो के शरीर को चलाता है, ठीक। और ये शरीर मर गया तो ये उसी आकार में बना रहता है, पुंजाकार सूक्ष्म शरीर उसी आकार में बना रहता है अभी के लिए। जब किसी गर्भ में किसी बच्चे के शरीर को चलाता है तो फिर ये इसी आकार में जाके उस शरीर को चलाएगा या उस शरीर के आकार में हो जाएगा? जो गर्भ में शरीर है उसके आकार में हो जाएगा, पुंजाकार, और उस शरीर को चलाएगा। फिर ये शरीर गर्भ से बाहर आ गया, तो जैसे जैसे शरीर का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये पुंजाकार भी फैलते जाएगा। अब इस शरीर को, जीवन को 80 किलो का 100 किलो का शरीर चलाने की आदत है। अब इसको मिल गया 5 किलो का, तो उसको उठा उठा के मजे लेता रहता है, उसको कुदाते कुदाते घूमता है। तो मेरे को 100 किलो का वजन उठाने की आदत है, आप मेरे को 5 किलो दे दिए तो मजे ले रहा हूं। तो आदमी ऐसे ही चलता है, कूदते कूदते। चलो एक और बढ़िया एग्जाम्पल है
इधर मेरे को पता नहीं, मुंबई में एक्सेल वर्ल्ड है ना, वो जो बड़ा वाला झूला रहता है गोल वाला, है ना, हाँ, एक वो रहता है माई फेयर लेडी, एक नाव रहती है, नाव ऐसे नाव ऊपर जाती है और नीचे आती है ना। खासकर नाव में जब नाव के किनारे पे बैठ जाओ, कोई भी एक, इधर का किनारा या उधर का किनारा, जब ऊपर जाता है तब कैसा लगता है, जब ऊपर से नीचे आता है तब कैसा लगता है। अरे ताकत तुम्हारी थोड़ी लगती है, ताकत तो मोटर लगाती है। बोले नहीं, ऊपर जाता है तो ताकत लगती है। तो जब ऊपर जाता है नाव तब आपको कैसा फील होता है? आपको डर जब ऊपर जाता है तब लगता है कि जब नीचे आता है तब लगता है? नीचे आता है। जब नीचे आता है तो आपको शरीर में फीलिंग कहाँ पे आती है? तो ऐसा लगता है पेट में से कुछ निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ही बताता हूँ। शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस नियम से गिरेगा? ग्रेविटेशन। शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस नियम से गिरेगा? ग्रेविटेशन। और यदि 100 किलो का शरीर होगा और यदि 10 किलो का शरीर होगा, दोनों एक ही गति से गिरेंगे कि अलग अलग गति से गिरेंगे? वैसे ऐसा बोलते हैं एक ही गति से गिरता है। चाहे रुई को फेंकें, चाहे 1 किलो लोहे को फेंकें, यदि ग्रेविटेशन नहीं है तो दोनों एक ही गति से गिरते हैं। वैक्यूम में यदि ग्रेविटेशन नहीं है तो वैक्यूम हो गया तो ग्रेविटेशन का प्रभाव खत्म कर दिया ना। यदि वैक्यूम किया तो जो एयर वाला काम था उसको माइनस कर दिया, वही बोल रहा हूँ सर। ठीक है, मेरे कहने का आशय वही है ना। खैर, इसका मतलब हो गया कि यदि वेट गिरेगा, यदि शरीर गिरे तो कौन से नियम से गिरेगा? ग्रेविटेशन से। और जब मैं नीचे गिरूंगा तो कौन से नियम से गिरूंगा? मैं तो वेटलेस हूं, तो मैं नीचे गिरूंगा तो कौन से नियम से गिरूंगा? मेरे साथ कौन सा नियम लगेगा? जीवन ऊपर से नीचे आएगा शरीर के साथ, तो उसके साथ कौन सा नियम लगेगा? ग्रेविटेशन लगेगा। ग्रेविटेशन, अरे जब वेटलेस चीज है तो ग्रेविटेशन क्या करेगा उसमें? तो उसमें कौन सा नियम लगेगा? शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा, उस पर ग्रेविटेशन लगेगा। लेकिन मैं जीवन इस शरीर के साथ हूं, यदि मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा शरीर के साथ तो क्या मुझ पे ग्रेविटेशन का नियम लगेगा? तो मुझ पे ग्रेविटेशन नहीं लगता है, तो फिर मैं किस नियम से नीचे आऊंगा? बात समझ में आई? तो मैं केवल एक ही नियम से साथ में रहता हूं कि मुझको शरीर के साथ रहना है। मैं इच्छा विधि से शरीर के साथ बना हुआ हूं। हम सभी इच्छा विधि से शरीर के साथ बने हुए हैं। जिसका मन है जिस क्षण चाहे अलग हो सकता है। किसी का अलग होने का मन है, जब चाहे पंखे पे लटका सकते हो। तो इसका मतलब है कि हम सब इच्छा विधि से शरीर के साथ बने हुए हैं। अभी हमारी शरीर को चलाने की इच्छा है, इसलिए हम शरीर के साथ हैं। जिस क्षण ये इच्छा खत्म हो जाती है उस क्षण हम शरीर से अलग हो सकते हैं। शरीर को पंखे से लटकाते हैं, पटरी पे रख देते हैं और मरने के आसान तरीके आते हैं। तो इसका मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इच्छा विधि से शरीर के साथ हूं, मैं इच्छा की वजह से शरीर के साथ हूं। तो मैं किस नियम से नीचे आऊंगा? इच्छा से। शरीर के साथ बने रहना चाहता हूं इसलिए आऊंगा। अब शरीर जिस स्पीड के साथ में गिरता है वो स्पीड का मेरा प्रैक्टिस नहीं है। जो रोज उसी नाव में बैठेगा उसके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी? उसको प्रैक्टिस हो जाएगी।
फिर वो स्पीड को मैच कर लेता है। अभी उस ऊपर से नीचे गिरे, मान लीजिए ये जीवन है, ये शरीर है, तो जब शरीर नीचे गिरा तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है। ये जो जीवन और शरीर के बीच में मिसमैच होना है, यही वो आपको पेट में, है ना, कुछ निकल गया जैसा लगता है। कभी कभी आप अचानक बहुत जोर से भयभीत होके अचानक ऐसे हो जाते हैं। ये क्या होता है? मैं एक बार, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली में एक फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहा था, रात का समय था, अंधेरा हो गया था, और मेरी मोटरसाइकिल की हेडलाइट खराब हो गई। सामने से एक आदमी साइकिल पे बीड़ी पीता हुआ आ रहा था। बहुत नज़दीक आके उसने देखा सामने मोटरसाइकिल है। भाई साहब, मैंने उसको हवा में ऐसे उड़ते हुए देखा। वो बीड़ी बीड़ी सब छूट गई, दोनों की टक्कर हुई, और हवा से आके धड़ाम से, वो टक्कर लगने के पहले गिर चुका था भयवश। वो तो साइकिल छोड़ के भागने के चक्कर में रहता है ना। तो इसका मतलब है, जब हम अचानक बहुत तेजी से डरते हैं, तो डरता कौन है? शरीर डरता है कि मैं डरता हूं? मैं डरता हूं, शरीर को तो डर नहीं लगता है। जब मैं डरता हूं तो शरीर और मेरे बीच में जो एक सामंजस्य बना हुआ था, वो सामंजस्य डिस्टर्ब हुआ। उस समय शरीर में हमको एक फीलिंग आता है। इसलिए जो लोग ऊंची छत से कूद के सुसाइड करते हैं, है ना, 6 माला 10 माला, तो मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि वो मरने के पहले, गिरने के पहले मर चुका था। क्योंकि जिंदा आदमी नीचे जमीन से टकराता है तो हड्डियां अलग तरीके से टूटती हैं, और एक लाश गिरती है तो अलग तरीके से टूटता है। तो मेडिकल रिपोर्ट अपने तरीके से बता देती है कि मरने, जमीन से टकराने के पहले वो मर चुका था। तो क्या हुआ? जब ऊपर से कूदा तो जीवन को समझ में आ गया, बेटा गया। वो बीच में ही शरीर छोड़ के भाग लिया, या हार्ट अटैक की वजह से, भय की वजह से बीच में ही गोल हो गया। भारत में 95% सांपों में जहर नहीं होता है, और सांप काटने से 95% लोग मर जाते हैं। केवल भयवश, है ना। तो जब जीवन नीचे आता है तो बेसिकली वो मिसमैच हो गया। आपको पता है कि ये स्पेस शटल जब अंतरिक्ष में जाता है तो कितनी स्पीड से ऊपर उठता है? कितनी स्पीड? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो कितनी आएगी? कितनी आएगी? है 4000 किलोमीटर पर आवर। तो लगभग 4000 किलोमीटर पर आवर। हमारी कार 200 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो हमको लगता है कि अब स्पीड काफ़ी हो गई है। 4000 किलोमीटर पर आवर। तो जो लोग स्पेस शटल में जाते हैं उनको महीनों प्रैक्टिस कराते हैं उस गति की, है ना। वो गति का प्रैक्टिस नहीं होगा तो क्या होगा? तो पता चले शरीर तो चला गया, जीवन वहीं बैठा रह गया। उसको आदत ही नहीं है उस गति का। तो बेसिकली जीवन और शरीर का साथ साथ होना है। तो जीवन और शरीर का साथ साथ होने को हम अनेक तरीके से फील करते हैं। एक मेडिकल साइंस में एक और बढ़िया चीज़ पढ़ते हैं, किसी की टांग कट गई एक्सीडेंट में, तो कौन सी टांग कट गई? भौतिक शरीर की टांग कट गई। टांग है नहीं, अब ये वाला हिस्सा है ही नहीं, पर यहां से दर्द का एहसास आते रहता है। दर्द का एहसास, जहां टांग है नहीं वहां से दर्द का एहसास आता है। इसको फैंटम लेग बोलते हैं। जहां है ही नहीं तो वहां से कैसे आ रहा है? तो बेसिकली दर्द का एहसास किसको होता है? दर्द का एहसास जीवन में है। शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है कि दर्द मुझ में होता है? ये सोचने लायक बात है।
जिस समय एक्सीडेंट होता है, कितना भी सीवियर एक्सीडेंट हो, उस समय कोई दर्द नहीं होता है। उस क्षण कितने लोगों को याद है कि जिस समय उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है उस समय उनको पता नहीं चला, बाद में पता चला? ठीक, ये लगभग सबके साथ है। तो जिस समय एक्सीडेंट होता है उस समय मैं कुछ सोच रहा होता हूं, और जब तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे आप लोग कितने लोग कार लेके आए हैं, हाथ खड़ा करें। आप सबकी कारों को आग लगा दी जाए तो आपको कोई दिक्कत है? जब तक आपको पता नहीं चले। तो जब तक आपको पता नहीं चले तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। पता चलने के बाद सबको एक समान दिक्कत होगी कि अलग अलग होगी? तो जिसकी कार महंगी होगी उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा नियम है क्या? ऐसा नियम है? ऐसा नियम नहीं है। जो कार से ज़्यादा चिपका हुआ होगा, मुझको ऐसी पत्नियां मिलती हैं जो रो रो के बताती हैं कि हमारे पति के लिए हमको खरोंच लग जाए तो चलेगा, कार को खरोंच नहीं लगना चाहिए। ऐसे भी पति होते हैं, है ना? तो इसका अर्थ है कि जिसका जितना मोह है, जिस चीज से जितना जुड़ा हुआ है, उतना वो सेंसिटिव उस चीज के लिए होता है। तो इस रूप में देखें तो हमको बार बार ये पता चलता है ना? तो मेरे पैर को ऑपरेट करना है और एनेस्थीसिया दे दिया, तो जब तक सूचना मुझ तक नहीं आ रही है तब तक मुझको कोई दिक्कत नहीं। जब सूचना मुझ तक आएगी तब मैं चिल्लाना शुरू करूंगा, और तब भी कौन कितना चिल्लाएगा ये सब वेरी करता है, ये सब एक नहीं है। इसका मतलब है दर्द शरीर में अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था को महसूस करने वाला मैं हूं। कई लोग इंजेक्शन देख के बेहोश होते हैं, कई लोग सांप देख के बेहोश होते हैं, और कई लोग सांप से दिन में 2 बार कटाते हैं, क्योंकि सांप से कटवाना सस्ता नशा है। ठीक, इसका मतलब है दर्द की घटना शरीर में अव्यवस्था होती है, उसको महसूस करने वाला मैं हूं, और मेरे स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार महसूस करता हूं। ऐसी पहले यहाँ का मुझको पता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में डकैतियाँ पड़ती थी पहले। डकैती पड़ी और बाद में वो सुनिश्चित करते हैं कि किसी ने धीरे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम अप्रोच करेंगे उस रियलिटी को समझने के लिए। देखिए, आज तक जब हम आत्मा बोलते आए हैं तो आत्मा हमको पकड़ में नहीं आया कि ये होता क्या चीज़ है। आत्मा जैसे पेन बोलने से एक चीज़ है, माइक बोलने से एक चीज़ है, कान बोलने से एक चीज़ है, शर्ट बोलने से एक चीज़ है, पेन बोलने से एक चीज़ है, हार्ट बोलने से एक चीज़ है, किडनी बोलने से एक चीज़ है। आत्मा बोलने से क्या चीज़ है? चीज़ समझ में नहीं आती। किस रियलिटी की बात कर रहे हो? कहाँ है वो? तो जब हमारा उस एंटिटी को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं बनता है तो जीने में भी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है। हमारी मान्यताओं में कुछ अच्छा आ जाता है, उसका कोई प्रभाव हो सकता है, लेकिन आर पार हम किसी चीज़ को जाने तो कम से कम सूचना कंप्लीट हो, तो धीरे धीरे हम प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए ये चर्चा किया तो ये पता चल गया कि जीवन नाम की एंटिटी जिस शरीर को चलाता है उस शरीर के स्वरूप में होता है, इसलिए उसके स्वरूप को पुंजाकार स्वरूप बोलते हैं। तो एक बात समझ में आ गया, ये शरीर काला वाला शरीर ये माँ बाप से उपलब्ध हुआ, ठीक है। लगभग 4.5 महीने तक वो शरीर केवल शरीर रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, माँ के प्रभाव में रहता है। कोई जीवन नाम की एंटिटी उस शरीर को चलाना स्वीकार करता है, चलाना शुरू करता है, उसी क्षण से शरीर में हाथ पैर का मूवमेंट दिखाई देता है, जिसको माँ फिजिकली पहचानती है। जिस क्षण से जीवन किसी शरीर को चलाना शुरू करता है उसी क्षण से गर्भ में हाथ पैर चलने की घटना, मूवमेंट शुरू होता है। उसके पहले तक मूवमेंट नहीं है, क्योंकि गाड़ी को चलाने वाला ही उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 4.5 महीने के बाद अबॉर्शन होता है तो बच्चा है, 4.5 महीने के पहले अबॉर्शन होता है तो उसको फिटस हम बोल रहे हैं। तो अब ये हमारी क्लैरिटी बनी है ना। देखो, आपने देखा होगा
कि छोटे बच्चे की चाल कैसी है और बड़े आदमी की चाल कैसी है। छोटा बच्चा कैसे चलता है? छोटा बच्चा कैसे चलता है? वो जमीन पे चलता है कि फुदकता फुदकता चलता है ना? है ना? ऐसे कूदता कूदता चलता है। और हम बड़े लोग सीधे सीधे चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एनर्जी ज़्यादा रहती है। ये एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है? माइक है? वो जब माँ के पेट में होता है तो कोई ज़मीन जैसा कुछ नहीं होता है। अरे माँ के पेट की बात थोड़ी करूँ, बाहर आने की बात करूँ। नहीं तो वो तो हाथ पैर बा- का मूवमेंट तो पेट में होता है। हाँ, बट कोई स्टेबल स्टेबल धरती जैसा कुछ नहीं होता नहीं है नहीं, वो तो। तो मैं बाहर आने की बात कर रहा हूँ। बच्चे का मूवमेंट बाहर आने के बाद हाँ, बट जब तो वो चलना उसका शुरू कर देता है जमीन पे, तो बच्चे को मूवमेंट हम देखते हैं तो वो फुदकते हुए चलते हैं, है ना? हाँ बड़ों का उस मूवमेंट देखते हैं थोड़ा स्टेबल सा रहता है। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। तो वो मेंटालिटी अब मतलब वो अभी बाहर आया, बट उसका दिमाग अभी भी शायद अंदर है, तो मे बी वो अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है स्वीकार करने में। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है भाई। बच्चे की उस चाल में आपको खुशी दिखाई दे रही है कि आपको उस चाल में वो चल नहीं पा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है? वो तो खुशी दिखाई दे रही है ना। बच्चे की उस चाल में खुशी है, उत्सव है ना? और क्या बोलो, गुजराती में क्या बोले? है आनंद है, और जो आपको बोलना। तो ऐसा नहीं कि उसको चलना नहीं आ रहा है ना? वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो खुशी में ऐसा करता है। उसी को जब थप्पड़ पड़ जाता है तब ऐसा नहीं चलता है, तो ऐसे चलता है ना? जब वो अपनी खुशी में रहता है तब ऐसा उड़ते उड़ते चलता है। और अधिकांश बच्चे ऐसे ही चलते हैं। क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों है? तो ये क्लैरिटी बनी कि ये जो जीवन है, ये जो मैं हूं, फाइनली इसको 1 मिनट के लिए इस डिस्कशन को सस्पेंड करता हूं। से फॉर एग्जाम्पल 80 साल के 70 साल के आदमी का शरीर छूट गया, शरीर मर गया। तो कौन सा शरीर मर गया? ये मर गया। इसका क्या होगा? अब ये तो मरता नहीं, ना ये जिंदा होता ना ये मरता, ये तो बना ही रहता है। तो ये तो है ही है। तो जिस आकार में उस 70 साल के शरीर को अभी 70 साल का शरीर कितना लंबा है? ये 5 से 6 फुट का है। तो ये 6 फुट का शरीर चलाता है, ठीक? 5 से 6 फुट का शरीर चलाता है, 80 से 70 से 100 किलो के शरीर को चलाता है, ठीक? और ये शरीर मर गया तो ये उसी आकार में बना रहता है, पुंजाकार सूक्ष्म शरीर उसी आकार में बना रहता है अभी के लिए। जब किसी गर्भ में किसी बच्चे के शरीर को चलाता है तो फिर ये इसी आकार में जाके उस शरीर को चलाएगा या उस शरीर के आकार में हो जाएगा? जो गर्भ में शरीर है उसके आकार में हो जाएगा, पुंजाकार, और उस शरीर को चलाएगा। फिर ये शरीर गर्भ से बाहर आ गया, तो जैसे जैसे शरीर का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये पुंजाकार भी फैलते जाएगा। अब इस शरीर को, जीवन को 80 किलो का, 100 किलो का शरीर चलाने की आदत है। अब इसको मिल गया 5 किलो का, तो उसको उठा उठा के मजे लेता रहता है, उसको कुदाते कुदाते घूमता है। भाई मेरे को 100 किलो का वजन उठाने की आदत है, आप मेरे को 5 किलो दे दिए तो मजे ले रहा हूं। तो आदमी ऐसे ही चलता है, कूदते कूदते। चलो एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। इधर मेरे को पता नहीं, मुंबई में एक्सेल वर्ल्ड है ना, वो जो बड़ा वाला झूला रहता है, गोल वाला, है ना? है एक वो रहता है माई फेयर लेडी, एक नाव रहती है, नाव ऐसे नाव ऊपर जाती है और नीचे आती है ना? खासकर नाव में, जब नाव के किनारे पे बैठ जाओ, कोई भी एक, इधर का किनारा है उधर का किनारा,
जब ऊपर जाता है तब कैसा लगता है, जब ऊपर से नीचे आता है तब कैसा लगता है? अरे ताकत तुम्हारी थोड़ी लगती है, ताकत तो मोटर लगाती है। बोले नहीं, ऊपर जाता है तो ताकत लगती है। तो जब ऊपर जाता है नाव तब आपको कैसा फील होता है? आपको डर जब ऊपर जाता है तब लगता है कि जब नीचे आता है तब लगता है? नीचे आता है। जब नीचे आता है तो आपको शरीर में फीलिंग कहाँ पे आती है? तो ऐसा लगता है पेट में से कुछ निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ही बताता हूँ। शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस नियम से गिरेगा? ग्रेविटेशन। शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस नियम से गिरेगा? ग्रेविटेशन। और यदि 100 किलो का शरीर होगा और यदि 10 किलो का शरीर होगा, दोनों एक ही गति से गिरेंगे कि अलग अलग गति से गिरेंगे? वैसे ऐसा बोलते हैं एक ही गति से गिरता है। चाहे रुई को फेंकें, चाहे 1 किलो लोहे को फेंकें, यदि ग्रेविटेशन नहीं है तो दोनों एक ही गति से गिरते हैं। वैक्यूम में यदि ग्रेविटेशन नहीं है तो वैक्यूम हो गया तो ग्रेविटेशन का प्रभाव खत्म कर दिया ना। यदि वैक्यूम किया तो जो एयर वाला काम था उसको माइनस कर दिया, वही बोल रहा हूँ सर। ठीक है, मेरे कहने का आशय वही है ना। खैर, इसका मतलब हो गया कि यदि वेट गिरेगा, यदि शरीर गिरे तो कौन से नियम से गिरेगा? ग्रेविटेशन से। और जब मैं नीचे गिरूंगा तो कौन से नियम से गिरूंगा? मैं तो वेटलेस हूं, तो मैं नीचे गिरूंगा तो कौन से नियम से गिरूंगा? मेरे साथ कौन सा नियम लगेगा? जीवन ऊपर से नीचे आएगा शरीर के साथ, तो उसके साथ कौन सा नियम लगेगा? ग्रेविटेशन लगेगा। ग्रेविटेशन, अरे जब वेटलेस चीज है तो ग्रेविटेशन क्या करेगा उसमें? तो उसमें कौन सा नियम लगेगा? शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा, उस पर ग्रेविटेशन लगेगा। लेकिन मैं जीवन इस शरीर के साथ हूं, यदि मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा शरीर के साथ तो क्या मुझ पे ग्रेविटेशन का नियम लगेगा? तो मुझ पे ग्रेविटेशन नहीं लगता है, तो फिर मैं किस नियम से नीचे आऊंगा? बात समझ में आई? तो मैं केवल एक ही नियम से साथ में रहता हूं कि मुझको शरीर के साथ रहना है। मैं इच्छा विधि से शरीर के साथ बना हुआ हूं। हम सभी इच्छा विधि से शरीर के साथ बने हुए हैं। जिसका मन है जिस क्षण चाहे अलग हो सकता है। किसी का अलग होने का मन है, जब चाहे पंखे पे लटका सकते हो। तो इसका मतलब है कि हम सब इच्छा विधि से शरीर के साथ बने हुए हैं। अभी हमारी शरीर को चलाने की इच्छा है, इसलिए हम शरीर के साथ हैं। जिस क्षण ये इच्छा खत्म हो जाती है उस क्षण हम शरीर से अलग हो सकते हैं। शरीर को पंखे से लटकाते हैं, पटरी पे रख देते हैं और मरने के आसान तरीके आते हैं। तो इसका मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इच्छा विधि से शरीर के साथ हूं, मैं इच्छा की वजह से शरीर के साथ हूं। तो मैं किस नियम से नीचे आऊंगा? इच्छा से। शरीर के साथ बने रहना चाहता हूं इसलिए आऊंगा। अब शरीर जिस स्पीड के साथ में गिरता है वो स्पीड का मेरा प्रैक्टिस नहीं है। जो रोज उसी नाव में बैठेगा उसके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी? उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर वो स्पीड को मैच कर लेता है। अभी उस ऊपर से नीचे गिरे, मान लीजिए ये जीवन है, ये शरीर है, तो जब शरीर नीचे गिरा तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है। ये जो जीवन और शरीर के बीच में मिसमैच होना है, यही वो आपको पेट में है ना कुछ निकल गया जैसा लगता है। कभी कभी आप अचानक बहुत जोर से भयभीत होके अचानक ऐसे हो जाते हैं। ये क्या होता है?
मैं एक बार, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली में एक फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहा था, रात का समय था, अंधेरा हो गया था और मेरी मोटरसाइकिल की हेडलाइट खराब हो गई। सामने से एक आदमी साइकिल पे बीड़ी पीता हुआ आ रहा था। बहुत नज़दीक आके उसने देखा सामने मोटरसाइकिल है। भाई साहब, मैंने उसको हवा में ऐसे उड़ते हुए देखा। वो बीड़ी बीड़ी सब छूट गई, दोनों की टक्कर हुई और हवा से आके धड़ाम से, वो टक्कर लगने के पहले गिर चुका था भयवश। वो तो साइकिल छोड़ के भागने के चक्कर में रहता है ना। तो इसका मतलब है जब हम अचानक बहुत तेजी से डरते हैं तो डरता कौन है? शरीर डरता है कि मैं डरता हूं? मैं डरता हूं, शरीर को तो डर नहीं लगता है। जब मैं डरता हूं तो शरीर और मेरे बीच में जो एक सामंजस्य बना हुआ था वो सामंजस्य डिस्टर्ब हुआ। उस समय शरीर में हमको एक फीलिंग आता है। इसलिए जो लोग ऊंची छत से कूद के सुसाइड करते हैं, है ना, 6 माला 10 माला, तो मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि वो मरने के पहले, गिरने के पहले मर चुका था। क्योंकि जिंदा आदमी नीचे जमीन से टकराता है तो हड्डियां अलग तरीके से टूटती हैं और एक लाश गिरती है तो अलग तरीके से टूटता है। तो मेडिकल रिपोर्ट अपने तरीके से बता देती है कि मरने, जमीन से टकराने के पहले वो मर चुका था। तो क्या हुआ? जब ऊपर से कूदा तो जीवन को समझ में आ गया, बेटा गया। वो बीच में ही शरीर छोड़ के भाग लिया या हार्ट अटैक की वजह से, भय की वजह से बीच में ही गोल हो गया। भारत में 95% सांपों में जहर नहीं होता है और सांप काटने से 95% लोग मर जाते हैं। केवल भयवश, है ना। तो जब जीवन नीचे आता है तो बेसिकली वो मिसमैच हो गया। आपको पता है कि ये स्पेस शटल जब अंतरिक्ष में जाता है तो कितनी स्पीड से ऊपर उठता है? कितनी स्पीड? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो कितनी आएगी? कितनी आएगी? है 4000 किलोमीटर पर आवर। तो लगभग 4000 किलोमीटर पर आवर। हमारी कार 200 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो हमको लगता है कि अब स्पीड काफ़ी हो गई है। 4000 किलोमीटर पर आवर। तो जो लोग स्पेस शटल में जाते हैं उनको महीनों प्रैक्टिस कराते हैं उस गति की, है ना। वो गति का प्रैक्टिस नहीं होगा तो क्या होगा? तो पता चले शरीर तो चला गया, जीवन वहीं बैठा रह गया। उसको आदत ही नहीं है उस गति का। तो बेसिकली जीवन और शरीर का साथ साथ होना है। तो जीवन और शरीर का साथ साथ होने को हम अनेक तरीके से फील करते हैं। एक मेडिकल साइंस में एक और बढ़िया चीज़ पढ़ते हैं, किसी की टांग कट गई एक्सीडेंट में, तो कौन सी टांग कट गई? भौतिक शरीर की टांग कट गई। टांग है नहीं, अब ये वाला हिस्सा है ही नहीं, पर यहां से दर्द का एहसास आते रहता है। दर्द का एहसास, जहां टांग है नहीं वहां से दर्द का एहसास आता है। इसको फैंटम लेग बोलते हैं। जहां है ही नहीं तो वहां से कैसे आ रहा है? तो बेसिकली दर्द का एहसास किसको होता है? दर्द का एहसास जीवन में है। शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है कि दर्द मुझ में होता है? ये सोचने लायक बात है। जिस समय एक्सीडेंट होता है, कितना भी सीवियर एक्सीडेंट हो, उस समय कोई दर्द नहीं होता है। उस क्षण कितने लोगों को याद है कि जिस समय उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है उस समय उनको पता नहीं चला, बाद में पता चला? ठीक, ये लगभग सबके साथ है। तो जिस समय एक्सीडेंट होता है उस समय मैं कुछ सोच रहा होता हूं और जब तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे आप लोग कितने लोग कार लेके आए हैं? हाथ खड़ा करें। आप सबकी कारों को आग लगा दी जाए तो आपको कोई दिक्कत है? जब तक आपको पता नहीं चले।
जब तक आपको पता नहीं चले तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। पता चलने के बाद सबको एक समान दिक्कत होगी कि अलग अलग होगी? तो जिसकी कार महंगी होगी उसको ज़्यादा दिक्कत होगी, ऐसा नियम है क्या? ऐसा नियम है? ऐसा नियम नहीं है। जो कार से ज़्यादा चिपका हुआ होगा, मुझको ऐसी पत्नियां मिलती हैं जो रो रो के बताती हैं कि हमारे पति के लिए हमको खरोंच लग जाए तो चलेगा, कार को खरोंच नहीं लगना चाहिए। ऐसे भी पति होते हैं, है ना? तो इसका अर्थ है कि जिसका जितना मोह है, जिस चीज से जितना जुड़ा हुआ है, उतना वो सेंसिटिव उस चीज के लिए होता है। तो इस रूप में देखें तो हमको बार बार ये पता चलता है ना? तो मेरे पैर को ऑपरेट करना है और एनेस्थीसिया दे दिया, तो जब तक सूचना मुझ तक नहीं आ रही है तब तक मुझको कोई दिक्कत नहीं। जब सूचना मुझ तक आएगी तब मैं चिल्लाना शुरू करूंगा, और तब भी कौन कितना चिल्लाएगा ये सब वेरी करता है, ये सब एक नहीं है। इसका मतलब है दर्द शरीर में अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था को महसूस करने वाला मैं हूं। कई लोग इंजेक्शन देख के बेहोश होते हैं, कई लोग सांप देख के बेहोश होते हैं, और कई लोग सांप से दिन में 2 बार कटाते हैं क्योंकि सांप से कटवाना सस्ता नशा है। ठीक? इसका मतलब है दर्द की घटना शरीर में अव्यवस्था होती है, उसको महसूस करने वाला मैं हूं, और मेरे स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार महसूस करता हूं। ऐसी पहले यहाँ का मुझको पता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में डकैतियाँ पड़ती थी पहले। डकैती पड़ी और बाद में वो सुनिश्चित करते हैं कि किसी ने